सीआईए का मोहरा बना पत्रकार संपादक कि ऐसे पत्रकार, उनके जुड़े हुए जाल या उन्होंने जो जाल फैलाया था उससे आगे क्या नतीजा आया। और जिस मंत्री का इस्तीफा हुआ वो भी पत्रकार रहे, संपादक भी रहे, लेकिन मंत्री बन गए थे। तो जो यहाँ पर जो व्यापारी था उसके जासूसी कांड के नाम पर एक खबर हमको मिली। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई, आँख कैमरा भी देखता है और एडिटर भी देखता है। और हम जिस सीरीज़ में पहला अध्याय आपने सुना होगा, एक इंट्रोडक्टरी, और अब हम बात कर रहे हैं मीडिया के ठग्स ऑफ मीडिया। इस सीरीज़ में जिस तरह से हम पहले इंट्रोडक्शन में कह चुके हैं कि ऐसी बातें, दास्तान बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने मीडिया को ठगा। वो कोई भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, पत्रकार भी हो सकता है, मालिक भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं। और इसलिए इस सीरीज़ के इस भाग में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम की एजेंसी, माने गुप्तचर एजेंसी, जासूसी एजेंसी, पश्चिम माने पश्चिमी देश, सीआईए का मोहरा बना पत्रकार संपादक। इसे ठगना ही कहेंगे ना, यदि मोहरा भी बनता है। भारत के साथ, कंपनी के साथ, देश के साथ ठगी की गई, ऐसा ही कि अपवाद होता है। और सब जानते हैं, आज तो बहुत चर्चा में रहते हैं। कभी पहले सीआईए की बात होती थी, अब चीन की बात होती है, आईएसआई की बात तो होती ही रही, मैंने पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी, जो भारत में कहीं न कहीं किसी अधिकारी को, किसी वैज्ञानिक को, किसी नेता को फंसाते रहते हैं। और इसलिए मीडिया के ठग के इस भाग में हम एक ऐसी दास्तान बता रहे हैं कि कैसे मोहरा बना। और ये बात तो पुरानी है, निश्चित रूप से ऐसे समय की है, और मैं प्रामाणिक इसका आधार रहा है। गुप्तचर एजेंसियों के रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में कहीं न कहीं फाइलें भी मौजूद हैं। और इसीलिए हम असली तथ्यों पर बात कर रहे हैं। हाँ, नाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वही आप जानते हैं, कोई उससे जुड़े हुए जो लोग हैं तो मानहानि के मामले बनते हैं, अदालतों के चक्कर होते हैं। लेकिन हाँ, तथ्यों से आप समझ सकते हैं कि भारत में कैसे विदेशी ताकतें किसी न किसी रूप में काम करती थी, आज भी कर रही हैं। ठीक है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क रहती हैं, और इसीलिए उन्हीं सूत्रों से तो हमें सूचना पहले मिली। कैसे बना मोहरा? दिल्ली के एक अच्छे प्रतिष्ठित अखबार में, जिसको कह सकते हैं कि पहले पत्रकारिता में संवाददाता के रूप में, फिर ब्यूरो प्रमुख के रूप में काम कर रहा व्यक्ति कैसे उस जाल में फंसता चला गया। उसे लगता है कि वैसे तो दिल्ली, मुंबई माया नगरी भी कहलाती है, नेता नगरी कहलाती है, देश विदेश के लोग भी रहते हैं, उनके भी स्वार्थ होते हैं। तो उस समय आप जानते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति बने, लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बराबर ये बात कहती थी कि सीआईए भारत में कितना सक्रिय है, वो सबसे बड़ा खतरा है, राजनीतिक स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। हम यही बात जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ लोग मोहरा बनाता है, चीन भी अब बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक, उनके अपने स्वार्थ होते थे, उस समय के साथ साथ वो किसी के स्वार्थ बढ़ जाते हैं, उनके मोहरे भी बदल जाते हैं। तो ये दास्तान उसकी है जो पहले पश्चिमी देशों के प्रभाव में, चूँकि उस समय जैसा हमने कहा कि उनको भी ऐसे लोगों की तलाश रहती थी और ऐसे अखबार में काम करने वाले की, तो उसको धीरे धीरे उन्होंने कि क्या चीज़ छप सकती है, कुछ जानकारियाँ उससे कैसे मिल सकती है, और उसको अपना मोहरा बना लिया। अब मोहरा बना तो उसका भी प्रभाव बढ़ता चला गया। और उस समय होता था, ब्यूरो प्रमुख के संपादक कम होते थे, सरकार में उनकी पहुंच भी होती थी, वो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे, विपक्ष नेताओं से मिलते थे, मंत्रियों से भी मिलते थे, मंत्रालयों में भी जाते थे, और तब बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं होती। तो इसीलिए ये भी सही है कि उतने इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे कि कोई बहुत बड़ी ऐसा कर सके, फाइलों में कुछ जानकारी हो या उसकी जानकारी ला करके दे दें और किसी अपने सोर्स को पहुंचा दें। ऐसा नहीं कि कोई, वैसे तो पीलू मोदी नेता थे तो कहते थे कि मैं सीआईए एजेंट हूँ क्या, जब कहा जाता था विरोधी दल के नेताओं पर, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये पत्रकार उस जाल में एक, और वो कहीं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई सीआईए कोई एम्बेसी,
वो कोई एक व्यापारी के थ्रू, जो एक जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय, उस ज़माने में भी एक अच्छा खासा व्यापार था, कुछ राजनीतिक संबंध थे, तो उसने धीरे धीरे उसको अपने प्रभाव में लिया। तो बाकी जो उस देश की सूचनाएं, जिसको कह सकते हैं कि एजेंसी तो वहीं की थी, तो उनको पहुंचाना, कुछ जानकारियां जो उनको सरकारी सूत्रों से मिलती थी, उस व्यापारी के थ्रू प्रभाव में आता चला गया। उसने अपने जो और एक दो साथी या संपादक कहना चाहिए, उनको भी उस जाल में जोड़े रखने के लिए उनको कोई विदेश यात्रा का लाभ दिलवा दिया, कुछ किया। और इसी व्यक्ति के थ्रू उनको लगा भारत के कुछ और भागों में हमारा प्रभाव राजधानी के अलावा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ऐसे मीडिया हाउस खड़े किए जाएं जो वैचारिक ढंग से उनके अनुकूल हो। और आप जानते हैं उस समय थोड़ा प्रभाव सोवियत संघ का रहा। आज़ादी के आंदोलनों से जो अखबार निकले थे उनमें भी एक बड़ा भारतीय राष्ट्र भावना वाले थे, तो उस पर थोड़ा सा एक दूसरी व्यवस्था के प्रति एक अलग लगाव भी हो और उनको काउंटर जो वहाँ प्रमुख अखबार हों। अब जिससे ये पिछले प्रदेश के मूल रूप से वही पत्रकार वहाँ के थे, तो वहाँ पर एक अखबार जो ज़्यादा इसका प्रमुख नहीं था, राजधानी से निकलता था लेकिन उसका कोई विस्तार नहीं था, कुछ संख्या निकलती थी, और एक दो और छोटे शहरों में उसका 2-4 हज़ार कॉपी चलती थी। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, और उसकी भी आकांक्षा थी, जिसकी कहानी हम बाद में बताएंगे, ऐसे मीडिया हाउसेस के बारे में जब बात चर्चा करेंगे, तो उनको भी कहीं पहले वो कोशिश करते थे 20,000 रुपये बम्बई में किसी उद्योगपति से ले आए, तो उस समय 20,000 रुपये से ही कुछ आगे काम हो जाए, कहीं ना कहीं चंदा जैसे लेते हैं। और फिर एक संपर्क इसके थ्रू हुआ, इस पत्रकार संपादक जिसके बड़े राजनीतिक संबंध भी थे, वो कहा गया कि ठीक है, आप इसको यदि ये रहेगा तो आपका और विस्तार करने में सुविधा होगी। तो एक बड़ी आधुनिक प्रिंटिंग मशीन उस व्यक्ति के जरिए जो मोहरा बना था का वायदा किया गया। और उस ज़माने में ऐसी आधुनिक जो मशीनें हैं, खासकर हिंदी अखबार के लिए तो और भी कठिन थी, अंग्रेजी के अखबारों में भी नहीं छपता था। ऐसी मशीन और किसी रास्ते से, ये नहीं कागज़ पर तो कुछ और दिखाना होता ही है, और उसे एक बड़ा वहाँ पर संपादक बना करके रख लिया गया एक बड़े शहर में। और उसके ज़रिए जो उनका काम हो सकता था, जो समरी और संपादक बनने के बाद तो और भी प्रभाव बढ़ सकता था, अखबार का भी थोड़ा विस्तार होने में आसानी हो गई। जब मशीन कागज़ पर कुछ कीमत दिखाई, कुछ दिखाई, बाहर से आई गई मशीन, और उन्हीं सूत्रों से पश्चिमी देशों के जो भारत में, एशिया में कहीं जो संपर्क है, उसके ज़रिए उसे किया गया। इत्तेफाक है कि उसके बाद ये गुप्तचर एजेंसियों के भी कान खड़े हुए कि ये कैसे कौन आदमी कर रहा है, क्योंकि कुछ तो कुछ दार जुड़ा हुआ है। तो जो यहाँ पर जो व्यापारी था, उसके जासूसी कांड के नाम पर एक खबर हमको मिली। ये बात पहले 82-83 में जब उसको बंदा बन करके वो गया उस प्रदेश पे, और धीरे धीरे सूचनाओं का जो आगे बढ़ने के बाद, 84 के बाद जब जांच वाँच चलती, तो 85 में हमें खबर मिली मुझे, और हमने एक बड़ी प्रमुख अखबार में ही उसकी खबर को मैंने छापा, जिसमें कहा गया कि एक जासूसी कांड है जिसमें तार जुड़े हैं, नेताओं से भी जुड़े हैं, पत्रकार से भी जुड़े हैं, पत्रकार से नेता बनने से भी जुड़े हैं। और उसमें हो सकता है कि सरकार में जो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रियों को इस्तीफा भी 3-4 लोगों को देना पड़ सकता है। 85 की बात है। लेकिन निश्चित रूप से उससे थोड़ा बेचैनी हुई। उस व्यापारी की तरफ से हमें मानहानि का नोटिस भी हमें मिला, लेकिन हमने उसका जवाब नहीं दिया, चूँकि वो तो प्रामाणिक सरकारी सूत्रों से ही मेरे पास जानकारी मिली थी। उस समय भी हमने ध्यान रखा था कि मंत्रियों के नाम नहीं लिखे थे। और फिर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जो प्रदेश में वहाँ बैठा हुआ संपादक बन गया था, और जांच एजेंसियों ने लाल किले में उसकी बड़ी पूछताछ की उसके साथ। बहुत जैसा होता है ना, ये ठीक है कि उसको दिखाया कागज़ पर, तो ऐसी चीज़ों में जो जांच एजेंसियाँ जब करती हैं, खास करके गुप्तचर एजेंसियाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि उसकी कोई घोषणा पब्लिकली की जाए। जैसे पुलिस तो करेगी तो एफआईआर करेगी, ये पहले उसको और कड़ी पूछताछ के लिए लाल किले में लंबी चौड़ी पूछताछ हुई, और उससे साबित हो गया कि कितने वर्षों से वो इस जाल में फंसा हुआ है, और उनमें कौन और नेता भी उससे जुड़े हुए हैं। तो अंततोगत्वा ये मोहरा बना। लेकिन हाँ, इसके संपर्क थे। उस समय भारत और अमेरिका के संबंध सुधारने की कोशिश भी हो रही थी। उसके पहले इंदिरा गांधी के समय में सब दुनिया जानती है कि थोड़े संबंध हमारे ज़्यादा ख़राब थे। रोनाल्ड रेगन वहाँ राष्ट्रपति थे, यहाँ भी संबंध सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। और अपवाद, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कई अच्छे पत्रकार संपादक उस समय भी रहे, आज भी हैं। तो ये नहीं माना जाए कि जब हम मीडिया के ठग की बात कर रहे हैं इसका मतलब सब कुछ गंदा है। लेकिन तालाब में जब एक मछली होती है, उसकी गंदगी, उसकी बदबू तो आने लगती है, यदि वो सड़ी हुई हो। उसी तरह से कोई ऐसी चीज़
पक जाती है, जो ख़राब हो, तो उसकी बदबू और उसका कलंक तो माथे पर लगता ही है, समुदाय पर भी। तो इस दृष्टि से उस पूछताछ पे जब और तथ्य सामने आ गए तो इस मोहरे को ये हुआ कि इससे तो कई साल जेल रहना पड़ेगा, क्या होगा, और इससे तो आगे भी समस्या है। उसने भी अपने सोर्सेस से जो उसके राजनीतिक संपर्क थे, उसके जो विदेशी जो थोड़ा उनको अमेरिका के डिप्लोमेट्स थे, तो एक जाकर के समझौता हुआ, एक कहा गया कि भाई ठीक है, इसने जो कुछ तो सब कबूल कर लिया है, इसे जेल की बजाय ये अमेरिका जाके रहना चाहता है, तो इसे आप रोकिए नहीं भारत में। तो आप कहते हैं ना, जैसे देश निकाला कर दिया जाए, उस समय में उसी बड़ी कड़क से, आजकल तो जासूसी पर बड़ी कठोर दंड होता है, उस समय भी होता था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी जासूसी कोई बहुत बिल्कुल ही हमारे सैटेलाइट के या हमारे और जो प्रोग्राम्स हैं या परमाणु के प्रोग्राम्स हैं उसकी कोई जानकारी दी हो। तो इस आधार पर उसको जाने की, भारत से भागने की इजाज़त तो मिल गई। लेकिन हाँ, उस कांड से जुड़े 3 मंत्रियों से राजीव गांधी ने इस्तीफ़ा लिया, चूँकि वो मामला अदालत में जा रहा था। उनके नाम भी सामने आ रहे थे कि उन्होंने उस जो जासूसी कांड है उससे किसने किस तरह से विदेश यात्रा के लिए या क्या फ़ायदा उठाया। और जिस मंत्री का इस्तीफ़ा हुआ वो भी पत्रकार रहे, संपादक भी रहे, लेकिन मंत्री बन गए थे। अब हो सकता है वो जाने अनजाने में फंसे या प्रत्यक्ष रूप से फंसे या इस मोहरे के थ्रू वो इसके शिकार हो गए, राजनीतिक शिकार भी हो गए, चूँकि बाद में फिर ना उनको मंत्री पद मिला, ना कोई मेंबरशिप मिली। तो ये सबसे बड़ा है कि मीडिया में उन्होंने तो ठगी की ना, जासूसी की या कितनी की, कितना भारत को नुकसान पहुंचाया वो तो अलग बात है। उससे ज़्यादा उन्होंने अपने संस्थान को ठगा, दूसरों को ठगा, दूसरों को भी ठग बनाया, और भारत में एक अलग तरह के प्रचार, भारत विरोधी प्रचार के एक अंग बना। इसलिए ये ध्यान रखें कि अब जब बात की जाती है तो चाहे वो CIA हो, KGB हो, ISI पाकिस्तान की एजेंसी हो, चीन की हो, विदेशी ताकतें, विदेशी एजेंसियां भारत में मोहरा बनाने की कोशिश हमेशा करती रही हैं। और मोहरा बनाए, जासूस बनाए, ये सही है कि अब तो ऐसे ऐसे लोग पकड़ में भी आए तो वो तो बाकायदा पूरा ही डिफेंस से संबंधित बातें बताने लगे और कुछ गड़बड़ करने लगे, तो वो तो निश्चित रूप से हिरासत में नहीं, जेल में भी हैं। और ऐसे कुछ और मामले भी आए जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो पत्रकार के नाम पर जिन्होंने मीडिया हाउस भी खड़ा कर लिया, राजनीति में भी आ गए, कुछ और फ़ायदा उठाया। तो ठगी करने के कई तरीके हैं। जासूसी अकेला आधार नहीं है, जासूसी एजेंसियों से जुड़ना, सरकार को ठगना, सरकार से कैसा पैसा कमाना, ये ठगी से कम नहीं है। तो अच्छी पत्रकारिता, एथिक्स की पत्रकारिता, आचार संहिता को मानने वाली पत्रकारिता भी रही है। अच्छे से अच्छे संपादक रहे हैं जिनके साथ हमने काम किया, आज भी अच्छे अच्छे संपादक और पत्रकार भी हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो विदेशी जाल में फंसकर अब वो वेबसाइट चला सकते हैं, अब तो टीवी चला सकते हैं, अब दूसरे काम कर सकते हैं, और पहले भी करते रहे। इसीलिए हम इस सीरीज़ का नाम दे रहे हैं कि ऐसे पत्रकार, उनके जुड़े हुए जाल या उन्होंने जो जाल फैलाया था उससे आगे क्या नतीजा आया, इसकी भी कथा हम आपको बताएंगे। चूँकि निशु ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद खत्म हो गया। एक बार भी यदि उन्होंने संपत्ति बनाने में या कुछ ऐसा मकान खड़ा करने में, मीडिया हाउस खड़ा करने में मदद कर दी, तो वो फिर कैसे विस्तार हुआ, और वो कौन मालिक लोग थे, कौन प्रबंधक थे, जिन्होंने क्या फ़ायदा उठा लिया, और उन्होंने किसको ठगा, परिवार को ठगा, कंपनी को ठगा, सरकार को ठगा, नेताओं को ठगा या धोखाधड़ी की, और उसके बाद एम्पायर खड़ी करते चले गए। कितना ही नुकसान हुआ, परिवार को नुकसान हुआ, कटुता हुई, झगड़े हुए, अदालत में मामले गए। तो मीडिया में चाहे आप किसी रूप में हो, उसको ठग करके भी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं, ये साबित होता है। और इसीलिए हर युग में इस बात की चर्चा होती है कि आप अपना जो एथिक्स है, अपना कर्तव्य कैसे पालन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसमें ठग भी हैं, ठग से बचते रहिए। मीडिया के ठग की और दास्तान अगले किस्त में बताएंगे, कैसे मीडिया हाउस खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, और कैसे हजारों करोड़ के मीडिया हाउस बन गए। धन्यवाद, नमस्कार। आप इस सीरीज़ को देखते रहिए, मीडिया के ठग जिसका है। और वैसे एडिटर्स आई, हमारी आंख से जो देखा गया, सुना गया ही नहीं, सुना गलती से सुन सकते हैं, आंखों से देखा गया, कागज़ देखे गए, पड़ताल की गई, और उस पर जो हमारे 50 साल के मेरे अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर ये सीरीज़ है। आप देखेंगे, आपकी प्रतिक्रिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
आप इसे लाइक करिए, आप लोगों को और लोगों को बताइए, भेजिए, फॉरवर्ड करिए। और जो आपको लगे, आपकी जो प्रतिक्रिया हो उस पर हमें हमेशा, मैं तो मानता हूँ, निंदक नीरे राखी, आपको जो आलोचना लगती है तब भी आप लिखें, नाम से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, काम जो बुरे हुए हैं उसको भी याद दिलाने की ज़रूरत है, ताकि दूसरे लोग इस तरह के जाल में न फंसे, मोहरा न बने। धन्यवाद, नमस्कार।